वर्तमान की कड़ी में जिन महापुरुषों ने, जिन वीरांगनाओं ने, संत कबीर ने, संत तुकाराम ने, संत गाडगे ने, संत रैदास ने उसी परंपरा को, बुद्ध की परंपरा को हमारे भारत की धरती पर स्थापित करने की कोशिश की और हमको जागृत करने की कोशिश की, हमें ज्ञान से आच्छादित करने की कोशिश की। उन तमाम संतों के प्रति भी मैं शीश नवा करके अभिनंदन करता हूं। इसलिए बहने, अब अगरबत्ती छोड़ो, दिया छोड़ो, किताबें उठाओ, कलम उठाओ और क्रांति की राह में हमारे साथ आ जाओ। डॉक्टर जन्मेंद्र कुमार जी, प्रसिद्ध चिकित्सक, आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें और क्लब के साथियों से मैं आग्रह करूंगा कि सम्मान के साथ सर को स्टेज तक पहुंचाने का कार्य करें। परिवर्तन की ओर इशारा करने वाला मैं जो गंभीर विषय विमर्श के लिए चुना गया है, बुद्धकालीन भारत और वर्तमान का भारत, एक इतिहास है और एक हमारे आंखों के सामने घटित हो रहा है, जिसे हम जी रहे हैं, दुखों के रूप में, आश्चर्य के रूप में, सभी रूपों में वर्तमान भारत के हम गवाह बन रहे हैं। और एक ऐसा भारत जिसकी समझ बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं और उसी कोशिश का ये नतीजा है कि आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। और आज पूरा वातावरण पंचशील पट से, पंचशील ध्वज से पटा हुआ है और महामानव सिद्धार्थ गौतम के चरणों में आज हम सब यहाँ एकत्रित होकर के उनके शिक्षाओं को आत्मसात करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मैं अपनी बात साझा करूं, अपना मंतव्य, प्रबुद्ध भारत क्या है, बुद्धकालीन भारत कैसा था, वर्तमान भारत की क्या समस्याएं हैं जिसको आप सब महसूस कर रहे हैं, इस पर हम प्रकाश डालेंगे। मैं विश्व गुरु, जगत गुरु, महामानव सिद्धार्थ गौतम के चरणों में श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूं और भारत के धरती पर जन्मे तमाम संतों, गुरुओं, महापुरुषों, नायकों, नायिकाओं ने, जिन्होंने हजारों साल से प्रयास किए भारत के धरती को समृद्ध करने की, यूं कहें कि बहुजनों को मुक्त करने की, अज्ञानता से, अशिक्षा से, रोगों से, तमाम तरह के गुलामी के बंधनों से मुक्ति का प्रयास किया, उन सब के प्रति मैं शीश नवा करके अपनी कृतज्ञता समर्पित करता हूं। इस कड़ी में मैं ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख को भुला नहीं सकता है, क्योंकि उस कालखंड में जब अज्ञानता ही अज्ञानता थी, अंधेरा ही अंधेरा और गुलामी ही गुलामी थी, उस दौर में राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने शिक्षा का महत्व को समझ करके सबको शिक्षित करने के लिए जो तरीका अपनाया था वो अपने आप में काबिले तारीफ है। आज हम अपने साथ संविधान रहते हुए भी, आज हम संख्या में ज्यादा होते हुए भी, अपनी दृष्टि खुली होने के बावजूद भी सामने बुराइयां घटित हो रही होती हैं, मुश्किलें सामने रहता है, उसके बावजूद भी हम प्रतिकार करने के लिए अपने को तैयार नहीं कर पाते हैं। उस दौर में महामना ज्योतिबा फुले ने अपने आंगन में अछूतों को पानी पीने के लिए आमंत्रित किया। अरे क्या अनुकरण नहीं कर सकते? क्या हम सीख नहीं सकते? ज्योतिबा फुले 11 वर्ष की अवस्था में विवाह करते हैं उस कन्या से जिसका उम्र महज 9 वर्ष की उम्र होती है। आज हमारे सामने युवतियां बैठी हैं जिनका उम्र 10 वर्ष 12 वर्ष है, उनसे विमर्श करिए जरा, शिक्षा को लेकर, बदलते भारत को लेकर, हमारी तरक्की को लेकर, विज्ञान को लेकर उनकी सोच और माता सावित्रीबाई फुले की सोच जरा तुलना करके देखिएगा। 9 वर्ष की अवस्था में विवाह होता है और वो भारत की शिक्षा माता बनकर निकलती है। कुछ तो ज्योति होगा, कुछ तो उनके सोच में अलग होगा, कुछ तो अलग पहचान होगी उनकी, होगी कि नहीं? मैं चाहता हूं कि हमारी बहनों के अंदर भी वो आग धधके, ज्योतिबा फुले का वो विचार इनके अंदर भी गूंजे और सावित्रीबाई फुले का हुंकार इनके अंदर आए। मैं तो चाहता हूं और यही आग सबके दिलों में चले, यही लौ स्फुटित हो, यही ज्ञान सबके अंदर प्रवाहित हो। इसी विचार को लेकर के हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं और इसी कड़ी में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हम भुला नहीं सकते हैं। आज हमारा गौरव, आज हमारी मान मर्यादा, हमारा प्रतिष्ठा, हमारी सुरक्षा, आज हमारी बहनों के चेहरे पर सुकून, ये सब कुछ किसके दम पर है? बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दिए हुए संविधान के दम पर है। उनके चरणों में भी श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूं। और वर्तमान की कड़ी में जिन महापुरुषों ने, जिन वीरांगनाओं ने,
संत कबीर ने, संत तुकाराम ने, संत गाडगे ने, संत रैदास ने उसी परंपरा को, बुद्ध की परंपरा को हमारे भारत की धरती पर स्थापित करने की कोशिश की और हमको जागृत करने की कोशिश की, हमें ज्ञान से आच्छादित करने की कोशिश की। उन तमाम संतों के प्रति भी मैं शीश नवा करके अभिनंदन करता हूं। और वर्तमान के दौर में आजादी के बाद उन तमाम लोगों ने भी अपने अपने तरीके से, जैसे लोगों ने, आयोजक मंडली ने आप सबको उन सबसे परिचित कराया, ललई पेरियार सिंह यादव से आपको परिचित कराया और ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार से भी परिचित करवाया, बाबू जगदेव प्रसाद से परिचित करवाया। ये सब उसी धारा के प्रवाह थे जिन्होंने बुद्ध से शिक्षाएं ग्रहण करके, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव को समझ करके, उनके दिखाए हुए मार्ग को अपने आत्मसात करके भारत को बेहतर बनाने की कोशिश में लगे रहे, क्योंकि सबकी दृष्टि खुली हुई थी, सबने खुले आंखों से भारत को महसूस किया। जो आज हम वर्तमान भारत की चर्चा करने के एकत्रित हुए हैं, सभी ने अपने अपने तरीके से, चाहे वे भी रामास्वामी नायकर हो, चाहे ललई सिंह पेरियार हो, चाहे बाबू जगदेव प्रसाद हो, तमाम लोगों ने खुली दृष्टि से समाज के ताने बाने को समझने की कोशिश की, समाज के मुश्किलों को समझने की कोशिश की, समाज में व्याप्त अज्ञानता को, दमन शोषण को, सबको महसूस करने की कोशिश की। और मुझे पूरा विश्वास है इस सभा में बैठा हुआ हर एक व्यक्ति कहीं न कहीं अपने जीवन में उन मुश्किलों को महसूस कर रहा है वर्तमान दौर में। आज तो मैं देखता हूं, मेरा उम्र 45 वर्ष है, हमसे ज्यादा दुगने उम्र के लोग बैठे हैं, हमसे ज्यादा इतिहास का गवाह बने हैं, हमसे ज्यादा मुश्किलों को देखा है, असमानता के भेदभाव को महसूस किया है। उस महसूसियत को जमीन पर उतारने की आवश्यकता है। उन बुराइयों के प्रति समर्पित होकर के उनको खत्म करने के लिए, समाज से मिटाने की कोशिश करने की आवश्यकता है। तो एक बार पुनः तमाम बहुजन नायकों, नायिकाओं, महापुरुषों, संतों, गुरुओं के प्रति एक बार पुनः श्रद्धा से भर करके शीश नवा करके अभिनंदन समर्पित करता हूं। आज विद्वानों के कड़ी में आपके सामने इतने लोग बैठे हैं, इनकी प्रशंसा तो मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इनके लिए मेरे मन में जो श्रद्धा है उसको मैं व्यक्त करने की कोशिश तो कर ही सकता हूं। डॉक्टर विजय कुमार त्रिशरण है, उनके मार्गदर्शन में हम चलते हुए आज हम इस काबिल बन सके हैं कि आपके समझ बुद्ध की शिक्षाओं को आपसे साझा कर सकता हूं। और आज हमारे बीच में इतने श्रद्धेय भंते जी लोग बैठे हैं, भंते जी का अपने आप में आना, सब कुछ त्याग करके बुद्ध की शिक्षाओं को, बुद्ध के देशनाओं को, उनके अष्टांगिक मार्गों को, पंचशील को सरलता और सहजता से जन जन तक पहुंचाने की कोशिश, ये बहुत ही अद्भुत है और ये सराहनीय है। प्रशंसा नहीं कर सकते हैं, नमन और वंदन कर सकते हैं। बुद्ध की शिक्षा से यही तो हमें ग्रहण करना है, अनुशासित होना हमें सीखना है, हमें एकजुट और एकत्रित होना हमें सीखना है, जो आपसे देखकर सीखा जा सकता है। ये सब में जगना चाहिए, सब में उत्पन्न होना चाहिए। तो एक बार सभी युवा साथियों को और जितने विद्वान यहाँ पर उपस्थित हैं सभी को नाम न लेते हुए लेकिन अपार श्रद्धा समर्पित करने की मैं कोशिश करता हूं और आप सबका आभार करता हूं। परिचय के तौर पर मैं आप ही का हूं, इससे अच्छा और क्या ही परिचय हो सकता है। मैं डॉक्टर जन्मेजय विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी, स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर की हैसियत से मैं जिला अस्पताल औरंगाबाद में कार्य कर रहा हूं। और ये मेरे लिए फख्र की बात है कि मैं कुछ सीख करके, कुछ काबिलियत अर्जित करके देश के सर्वोच्च संस्थान ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स जैसी बड़ी संस्थान में पढ़ने का अवसर मिला। ये भी अवसर तो बाबा साहेब के चलते मिल पाया, वरना हम कहाँ रहते, चौवा चट्टान छोटे गांव में रेडियो बजा रहे होते और हम भी कुछ अनर्गल काम करते, मदिरा पान कर रहे होते। बुद्ध की शिक्षाओं से दूर दूर तक हमारा भी कोई वास्ता नहीं हो सकता था। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दिखाए हुए मार्ग, दिलाए हुए अधिकारों के दम पर एक छोटे से गांव से निकल करके देश के सर्वोच्च संस्थान में पढ़ने का मौका मिला, 4 वर्ष रहने का मौका मिला। इस मौका को हम कैसे आपको समर्पित करें, कैसे? यही बात तो समझ करके कि जो मैंने अर्जित की है मेरा नहीं है, ये हमारा है, हम सब का है, हमारे समाज का है। और इसी को पे बैक टू सोसाइटी कहते हैं, अपने समाज को वापस करने की। क्योंकि मैं कितना भी झूठ बोलूं तो ये बात सच है कि बिना आपके सहयोग से, बिना आपके प्रोत्साहित करने से, बिना आपके उत्साहित करने से मैं नहीं बन सकता, मैं जन्मेजय नहीं बन सकता, मैं डॉक्टर के रूप में आप सबसे नहीं जुड़ सकता। इसलिए आप सबके सहयोग ने, आप सबके प्रशंसा ने, आप सबके तत्परता ने, आप सबकी सोच ने, आप सबके आगे आने से ही हमारे जैसे लोग आगे आ पाते हैं। तो इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। और आज जो ये जो प्रांगण है जगमग हो रहा है, पंचिल ध्वज से सज रहा है और एक नई इबारत लिखी जा रही है, एक नई कहानी का आगाज हो रहा है। ये सब आप सबके जुड़ने से हो रहा है, बुद्ध की शिक्षाओं को समझने की कोशिश से हो रहा है। आज बुद्ध की प्रतिमा हमारे समक्ष अपने अपने पुराने काल को फिर से याद दिलाने की कोशिश कर रही है कि मैं क्या था और क्या हो गया।
मैं किस प्रकार से भारत को जागृत किया था और किस प्रकार से विकृत कर दिया गया। इस विकृति को समझने की कोशिश आज ही हम प्रारंभ कर दे तो हम अपनी मुश्किलों का समाधान कर ले। क्योंकि तथागत गौतम बुद्ध ने अपने जमाने में एक मोटी बात ही तो कही थी कि हमारी जितनी भी समस्याएं हैं, हमारी जो भी मुश्किलें हैं, उसका कारण है कुछ ना कुछ। यूं तो दुख बहुत है, लेकिन हमारी जो वर्तमान की समस्या हुई तो एक प्रकार का दुख ही है। तो हमारे जितने भी दुख हैं उसका कारण है और उन सभी का कुछ ना कुछ समाधान है, यानी कि निवारण है। और उस समाधान का बहुत सटीक मार्ग है। हम यदि गलत मार्ग से किसी भी समस्या का समाधान ढूंढेंगे तो मिलने वाला नहीं है। घर में आग लगा है तो उसमें घी डालेंगे, समाधान निकलेगा? नहीं निकलेगा। इसीलिए तथागत सिद्धार्थ गौतम ने सटीक मार्ग दिखाया, अष्टांगिक मार्ग दिखाया, सही दृष्टि दिखाई, सही रास्ता पर चलने का उन्होंने बताया कि हम जब तक सही दृष्टि नहीं रखेंगे, सही सोच नहीं रखेंगे, सही मार्ग नहीं पकड़ेंगे तो घर में आग लगेगा, घी डालने से घर में आग बुझने वाला नहीं है। हमें शीतल जल डालना पड़ेगा, पानी डालना पड़ेगा तो बुझेगा। उसी प्रकार से वर्तमान भारत की जो समस्या है उसकी यदि समझ आप नहीं बना पाए तो समाधान तो भूल जाइए, भारत को भी बचा नहीं पाएंगे। तथागत बुद्ध और महान चक्रवर्ती सम्राट के भारत को तो फिर से स्थापित करने का बात भूल जाइए। आज वर्तमान भारत को बचाने का भी सपना आप नहीं देख सकते हैं जो स्थिति है। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ये समझ बहुत जरूरी है, ये विमर्श बहुत जरूरी है, ये मंथन बहुत जरूरी है, ये भारत को बचाने की कोशिश बहुत जरूरी है जो आज आपको करनी पड़ेगी। और ये कोशिश तथागत बुद्ध के प्रतिमा को स्थापित करने से शुरू होती है। क्योंकि उनको भी, उनके विचारों को, उनके शिक्षाओं को, उनके ज्ञान को बिना समझे प्रबुद्ध भारत बना नहीं सकते, बुद्ध के भारत को आज में मिला नहीं सकते। इसलिए उनको समझना बहुत जरूरी है। मोटी बातें आपको मैंने बताई, जैसा भंते जी ने आपको इशारा किया कि उनके टाइम में भी बहुत द्वंद्व था, मुश्किलें थी। उन मुश्किलों का सामना बुद्ध ने किया और बहुत ही सुगम मार्ग, मध्य निकाय देकर के, मध्यम मार्ग देकर के सभी मुश्किलों का समाधान निकालकर हम सबको दिया। इसलिए बुद्ध को जगत गुरु कहा जाता है। हमारे मित्र संतोष जी कह रहे थे कि बुद्ध को हम जो भी कहें, पर्यावरणविद कहें, अपना गुरु कहें, मनोवैज्ञानिक कहें, वैज्ञानिक कहें, ये बहुत ही प्रासंगिक होगा। क्योंकि मैं एक चिकित्सक हूं, मैं एक डॉक्टर हूं, समझता हूं कि सूरा मेरे मज्जा प्रमाद ठानी बेर मणि शिक्षा पतन समाध्यामी का क्या मतलब होता है। आज मैं जब चिकित्सक के तौर पर देखता हूं कि कोई दारू पी करके, गांजा पी करके, चरस खा करके, भांग खा करके कितना बीमार होकर के आता है, मैं तो 2500 साल बाद ये बात समझ रहा हूं। तथागत बुद्ध ने इस बात को बहुत पहले समझ लिया था। और दुनिया में सबसे कुछ महत्वपूर्ण बातें हो सकती है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बातों जिनको 5 सीलों के माध्यम से बताया, उसमें ये जरूरी बात उन्होंने दिया। एक चिकित्सक ही इस बात को कह सकता है कि नशा चाहे जिस रूप में हो, गांजा, बीड़ी, भांग, तमाशा जो भी हो, नम किसी भी कच्ची पक्की शराब के रूप में हो, वो खराब होता है। वो शरीर को गलाता है, दिमाग को गलाता है, समाज को जलाता है, देश को बर्बाद करता है। इस बात की समझ एक चिकित्सक ही रह सकता है, एक अच्छा गुरु ही समझ सकता है। तथागत बुद्ध ने अपने ज्ञान में, अपने निर्देशों में, अपने शिक्षाओं में इस बात को शामिल करने की कोशिश की। तो उनको यदि हम एक चिकित्सक कहें तो गलत होगा? नहीं गलत होगा, क्योंकि वो चिकित्सक थे। समाज की बीमारी का, यानी सामाजिक बीमारी का वो बहुत अच्छा अध्ययन करते थे, अज्ञानता का अध्ययन उनको था। तो उनके जमाने में भी द्वंद्व था, मुश्किलें थी, वाद विवाद था, ऊपर नीचे था, जात पात था, भेदभाव था। इसीलिए तो उन्होंने कहा, मंत्र दिया चोरी नहीं करनी है, यानी कुछ जमाने में भी चोरी होती थी, उस जमाने में भी भेदभाव था, उस जमाने में भी कुदृष्टि थी, दूसरे के बारे में खराब नियत रहती थी। इन सभी बातों का अध्ययन करके तथागत सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने सबको निर्देशित किया कि कम से कम समाज के बारे में, जमाने के बारे में, मुश्किलों के बारे में मोटी मोटी समझ यदि हम पैदा कर लें तो हम सभी समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। तो इस मामले में मैं तथागत गौतम बुद्ध को एक वैज्ञानिक तो मानता ही हूँ, एक चिकित्सक तो मानता ही हूँ। अब बात जमाने की है, उस काल में क्या होता था, तो भंते जी ने इशारा किया कि यज्ञ, हवन, अंधविश्वास, पाखंड उस जमाने में भी थे और इस जमाने में कम नहीं है, बहुत है। खबरें अखबारों में छपती है। अभी झारखंड में खबर छपी थी, एक वहां बाबा जी हैं, बड़े नाम वाले बाबा जी हैं, उन पर आरोप लगा कि उन्होंने एक बच्चा को जो बलि दे दिया। ये झारखंड की बड़ी सी खबर है। 21वीं शताब्दी में अपने कल्याण के लिए, जगत कल्याण के लिए बलि दी जा रही है। ये है शिक्षाएं। क्या ये बुद्ध की शिक्षाओं से मेल खाती है?
बुद्ध के ज्ञान से, बुद्ध के निर्देशों से, बुद्ध के दिखाए मार्ग से थोड़ा भी इसमें मेल खाता है कि 21वीं शताब्दी में किसी के बलि देकर के हम जो है कि अपना कल्याण खोज रहे, समाज का कल्याण खोज रहे, भारत का कल्याण खोज रहे, प्रबुद्ध भारत के निर्माण की हम बात सोच रहे। ऐसा हो सकता है? और एक दो नहीं, अनगिनत ऐसी कहानियां सुनने को आ रही है। अभी किसी ने अपना जिह्वा काट लिया था, किसी ने अपना जीभ काट करके रक्त बह के उसमें प्राण किया होती दीदी। क्या इसमें कहीं भी बुद्ध की शिक्षाएं नजर आती है? कहीं भी बुद्ध का ज्ञान, बुद्ध की शिक्षा, बुद्ध के दिखाए हुए निर्देश कहीं होते हैं? ऐसा मुझे तो नहीं लगता है। इसलिए उस जमाने में भी अंधविश्वास था, पाखंड था, और आज भी है। सिर्फ रूप रंग बदला है, प्रतीकें बदली हैं, व्यवस्थाएं बदली हैं, अन्यथा तमाम चीजें वो चल रही हैं जो मुश्किल के रूप में हम सबके समक्ष है। तो बुद्ध ने उन तमाम मुश्किलों का, तमाम अंधविश्वास और पाखंड को समझ करके एक बड़ी सोच बना करके, एक सम्यक दृष्टि अपना करके और जगत कल्याण के लिए सबके बीच में अपने शिक्षाओं का प्रसार किया। आप देखते होंगे हमारे लोगों को शिक्षा से क्यों वंचित किया गया? क्योंकि उनके मन में पाप था, बुद्ध के मन में पाप नहीं था। इसलिए बुद्ध ने भारत के धरती को समृद्ध तो किया ही, भारत के धरती से निकल के पूरे दुनिया में अपनी देशना से, अपनी शिक्षाओं से जगत कल्याण के लिए पूरा चारिका करके लोगों को एक तरह से जागृत करके, भिक्षुनी संघ बना करके, भिक्षु संघ बना करके, सम्राट अशोक जैसे लोगों को प्रेरित करके एक प्रकार से दुनिया को बदलने की कोशिश की। मेरा कहने का मतलब है कि सम्राट अशोक और तथागत गौतम बुद्ध के बीच में समय की सीमाएं थी, लेकिन तथागत बुद्ध के शिक्षाओं से ही प्रेरित होकर के सम्राट चक्रवर्ती अशोक ने तो पूरी दुनिया में उनके धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो क्या किसी के शिक्षा का यह कम महत्व नहीं है कि हम उनसे सैकड़ों साल बाद पैदा होते हैं और उनकी समझ बना करके हम जमाने को बदलने की कोशिश करते हैं? अंबेडकर ने भी यही किया। संत रैदास ने उनसे 650 साल पहले पैदा लिया। और क्या कहते हैं? जाति जाति में जाते हैं जस के तन के पात, रैदास मनुज न जुड़ सके जब तक जाति न जात। ये संत रैदास अंबेडकर से 650 साल पहले कहते हैं। और अंबेडकर जब अंग्रेजी पढ़ के आते हैं, लिखना पढ़ना, किताबों का संयोजन, भाषा में संवाद करना, विदेशों में अपनी बात पहुंचाना जब समझते हैं, तो क्या कहते हैं? कास्ट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ इंडिया। भारत का सबसे बड़ा यदि समस्या है तो जाति है। उन्होंने एक किताब लिखा, उसका नाम था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। हिंदी में जाति का विनाश, जाति का समूल नाश या जाति का विनाश। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि बुद्ध की शिक्षाओं को 2500 साल पुरानी शिक्षाओं को आज ग्रहण करने की आवश्यकता है। जैसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तमाम महापुरुषों तथागत गौतम बुद्ध के शिक्षाओं को, संत रैदास की शिक्षाओं को अपनी कलम में सम्मानित करके संविधान में सबको पिराया, उसी प्रकार से हम सबको समाज में पिरोने की आवश्यकता है। तथागत बुद्ध को समझ करके उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलते हुए अपने समाज को जागृत कर सकते हैं और आज जो वर्तमान में समस्याएं उसका समाधान ढूंढ सकते हैं। मैं कोई अच्छी बातें, मीठी बातें करने वाला कोई भक्त नहीं हूं जो आपको भक्ति के भाव से भर दूंगा। मैं एक विज्ञानवादी व्यक्ति हूं, समता मूलक समाज का सपना देखने वाला एक युवा साथी हूं। इसलिए मैं आप सभी को जो भी सुनाऊंगा खरी खरी सुनाऊंगा। आज की जो स्थिति है, वर्तमान भारत की स्थिति यह है कि द्वंद्व से भरा हुआ, द्वंद्व से पटा हुआ, यूं कहें, अंधविश्वास और पाखंड के लिए संघर्षरत भारत है ये। याद रखिएगा, आज एक तरफ जहां जो है समता मूलक समाज की स्थापना करने के लिए कुछ लोग अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, वहीं जातिवाद का दंश बढ़ाने के लिए कई लोग प्रयास कर रहे हैं। कई लोग तथागत बुद्ध की विचारों को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं इसकी कत्लेआम करने के लिए, तथागत के विचारों को तक कुचलने के लिए तमाम तरह के ये प्रयास हो रहे। मैं देखता हूं जहां अयोध्या जैसे बड़े जगह में उत्खनन में बुद्ध के प्रतीक निकलते हैं, वहां रौंद दिया जाता है, वहां कुचल दिया जाता है, उनका ब्राह्मणीकरण कर दिया जाता है। और बुद्ध के जितने भी स्थल हैं, बुद्ध के काल से जुड़े हुए जितने स्थल हैं, उन और स्थलों की अवहेलना करना, उनकी अनदेखी करना, उनको बर्बाद करना, उनको मिटाना, ये सब कहीं न कहीं बुद्ध के शिक्षाओं से दूर जाने की कोशिश है। और एक बात तो मैं एक व्यक्ति के तौर पर, एक भारतीय के तौर पर ये बात महसूस करता हूं कि हम सब जितना भी दम भर ले, हम सब जितने भी कोशिश कर ले, बुद्ध के बिना हम सब समृद्ध नहीं हो सकते। बुद्ध के बिना हम महान भारत नहीं बन सकते। बुद्ध के बिना हम सुख और शांति से नहीं रह सकते। बुद्ध के बिना हम अपनी महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर सकते। बुद्ध के बिना हम अपनी महिलाओं को अवसर नहीं दे सकते, क्योंकि तथागत बुद्ध ने भिक्षुनी संघ बनाया था। वो पहले व्यक्ति थे जो महिलाओं को अवसर दिया था, महिलाओं को सुरक्षा की बात की, महिलाओं के समानता की बात की। और आज हम सब कहीं ना कहीं नारे लिखते हैं दीवारों पर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उस नारे के अंधेरे में बेटियों को खा जाते हैं। यही तो कर रहे। क्या आप ऐसा भारत चाहते?
वर्तमान भारत को क्या आप चाहते हैं कि उन नारों के दीवारों में अपनी बेटियों को दफन कर दे? आप चाहेंगे ऐसा? मैं तो चाहता हूं कि बुद्ध जैसा विचार बनाओ। उस जमाने में बुद्ध ने भिक्षुणी संघ का निर्माण किया, भिक्षुणियों को भी वो अधिकार दिलाया, सबको आगे बढ़ने का मौका दिया, सबको समानता का अधिकार दिया, सब में सुरक्षा का भाव प्रतिस्फुटित किया। क्या ऐसी शिक्षाओं से जुड़ना नहीं चाहेंगे? जुड़ना चाहेंगे कि नहीं जुड़ना चाहेंगे? माताओं बहनों से विशेष करके मैं आग्रह करता हूं कि आप सब बुद्ध के शिक्षाओं को जरूर अपनाइए और आप अंधविश्वास और पाखंड से मुक्त होइए। मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं आपके सामने जो भी बातें कह रहा हूं वो अनुभव से कह रहा हूं, मैं किताबें पढ़ के नहीं आता हूं। औरंगाबाद के 150 गांवों में जा चुका हूं और तकरीबन हजारों लोगों से जुड़ चुका हूं, उनके विचारे सुनता हूं, समझता हूं और अपनी समझ दुरुस्त करने की कोशिश करता हूं। उनकी क्या मुश्किलें हैं, बुद्ध के ज्ञान को लेकर के, बुद्ध के शिक्षाओं को लेकर के, संविधान को लेकर के, भारत को लेकर के, चक्रवर्ती सम्राट को लेकर के उनकी क्या दृष्टि है, इससे भी मैं अवगत होने की कोशिश करता हूं। ये एक क्रांतिकारी कदम है कि आज आप पंचशील झंडों के बीच में बैठे हैं, आज आप बुद्ध के प्रांगण में बैठे हैं। ये इतिहास है और इतिहास बनाया है यहाँ के युवा साथियों ने। एक बार जोरदार ताली उनके लिए दीजिए। ये जो आज कारवां आज यहाँ से प्रारंभ हो रहा है, इस नदी के जो तट पर ये जो आगाज है, ये जो क्रांतिकारी शुरुआत है, ये जो ऐतिहासिक शुरुआत है, इस इतिहास को समृद्ध करने की जरूरत है, मजबूत करने की जरूरत है, इससे जुड़ने की जरूरत है, कदम से कदम मिलाने की आवश्यकता है, अपने कंधों से कंधे मिला करके एक नई चेतना लेकर के आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और ये जरूरत कैसे पूरी होगी? जब तक महिलाएं बराबर संख्या में निकल कर आए, हमारी बेटियां जब तक सावित्रीबाई फुले के उस विरासत को अपने सीने में लेकर के न चले, अपने दिमाग में ज्योतिबा फुले का वो जो शिक्षा का लौ है जब तक लेकर के न चले, ये सब नहीं संभव होगा। आज हमारी बच्चियों को अगरबत्ती की जरूरत नहीं, किताब और कलम की आवश्यकता है। आज हमारी बहू बेटियों को ये दिया दिखाने से ज्यादा अपने दिमाग का दिया जलाने की जरूरत है। आज हमारी बेटियों को खेलने की आवश्यकता है, मैदान जंग में उतरकर अपनी नई कहानी लिखने की आवश्यकता है। आज हमारी बेटियों को फाइटर जेट उड़ाने की जरूरत है। आज हमारी बेटियों को टीना डामी बनने की जरूरत है। आज हमारी बेटियों को हिमा दास बनने की जरूरत है। आज हमारी बेटियों को पिलवाड़ कंडी का परवरुस्ता बनने की जरूरत है। आज हमारी बेटियों को भारत बनने की जरूरत है। आज हमारी बेटियों को समझने की जरूरत है कि हमारी आवश्यकता इस भारत को है। हमारी बेटियों को उदा देवी बनने की जरूरत है, हमारी बेटियों को झलकारी बनने की जरूरत है, हमारी बेटियों को फातिमा बनने की जरूरत है, हमारी बेटियों को भारत की पहचान बनने की जरूरत है। हमारी बेटियों के चेहरे की मुस्कान बताती है कि ये भारत की नई कहानी लिखेंगी। बेटियों, आपके जुड़ने से क्या कुछ हो सकता है इसका एहसास मुझे है, क्योंकि मैं सिर्फ पढ़ता नहीं, पढ़ के समझता हूँ। भारत में घूमता नहीं, भारत को देखता हूँ, भारत को सुनता हूँ, क्योंकि भारत हमारे लोगों का भारत है, हमारे अपने लोगों का भारत है, मूल निवासियों का भारत है, बुद्धिजीवियों का भारत है, प्रबुद्ध लोगों का भारत है, और भारत अपने लोगों को याद कर रहा है। तो ऐसा है कि सैकड़ों अवसरों पर आप सबसे मुखातिब होता हूं, आप सबसे जुड़ता हूं, कई चीजें सीखता हूं, कई चीजें सीख रहा हूं, कई चीजों को सीखने की लालसा रखता हूं। तो एक बात हमेशा निकल करके आती है कि हमारी बहनों की भागीदारी बड़ा पिछड़ जाती है। हमारे पुरुष ही पुरुष नजर आते हैं और हमारी बहनें सावित्रीबाई फुले के प्रतिरूप है, इनकी कहीं उपस्थिति दर्ज नहीं हो पाती है, तो बड़ी मन में पीड़ा होती है, कचोट होती है। तो आज बहनों की उपस्थिति देखकर के इतनी गर्जना निकल रही है, ऐसे मैं इतना दहाड़ता नहीं हूँ। आज एक तो आपकी उपस्थिति है, ऊपर से बुद्ध वंदना हुआ, ऊपर से पंचशील त्रिशरण हुआ और उसके ऊपर से बुद्ध की प्रतिमा यहाँ स्थापित हो गई, तो ये दहाड़ तो, ये चार मुख वाले शेर का दहाड़ तो निकलना ही था। जय भीम नमो बुद्धाय तो गुजरा ही था। तो बहनें, आपसे, माताएं, आपसे निवेदन बस इतना ही करना था कि इस भारत के निर्माण में, इस भारत की बेहतरी में, इस भारत के उन्नति में और सम्राट चक्रवर्ती अशोक के दिखाए हुए, सुझाए हुए सपने, उनके सजाए हुए सपनों का भारत निर्माण करने में आपकी बड़ी बड़ी भूमिका होने वाली है। क्योंकि हम तो बड़ी देर से कोशिश कर रहे हैं, पुरुष आजादी से पहले, आजादी के बाद से बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारी कोशिश कमजोर पड़ जा रही है। ये कोशिश बड़ी हो जाएगी जब आपका साथ मिल जाएगा। इसलिए बहनें, अब अगरबत्ती छोड़ो, दिया छोड़ो, किताबें उठाओ, कलम उठाओ और क्रांति की राह में हमारे साथ आ जाओ। हम सब यही चाहते हैं। जिस दिन महिलाओं की तरफ से गूंज उठेगी, जय भीम नमो बुद्धाय, जय सावित्री, जय फातिमा, जय झलकारी, जय उद्दा, ये आवाज जब हमारी बहनों के खेमे से निकलेगी तो उनका क्या होगा? अरे भाई, उनका क्या होगा जो भारत को तोड़ना चाहते हैं, बुद्ध के शिक्षाओं को कुचलना चाहते हैं? उनका क्या होगा जो सम्राट चक्रवर्ती के देखे हुए सपनों से घबराते हैं? उनका क्या होगा जो पेरियार ललई यादव से डरते हैं? उनका क्या होगा जो जगदेव बाबू से घबराते हैं?
उनसे तो घबराते ही थे। हमारी बहनों का जब गूंज उठेगा, हमारी बहनों की जब तैयारी होगी, हमारी बहनों की जब शिक्षा होगी और हमारी बहनें जब शिक्षा के बड़े बड़े संस्थानों में, बड़े बड़े मंचों पर हमारी बहनें जब उपस्थित होंगी तो उनका भय कैसे होगा, वो थर थर कैसे कांपेंगी, मुझे इसका एहसास है। इसलिए बहनों, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि कमर कस लो, झलकारी बनने की तैयारी करो, शिक्षित हो और उन तमाम मंचों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ जहां आज तक आप कमजोर रहे, जहां आज तक आपको अवसर नहीं मिला, जहां आपको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिखना चाहते थे, जहां आपके लिए ज्योतिबा फुले ने सपना देखा था, जहां आपको सावित्रीबाई फुले दिखना चाहती थी। तो ऐसे ये तैयारी कर लो। जहां तक वर्तमान भारत की बातें हैं, आप सभी को मालूम है कि आज के इस भारत में द्वंद्व कितना है, मुश्किलें कितनी हैं। आप सब जानते हैं कि भारत के धरती से बाहर जाकर के कोई कहता है कि मैं बुद्ध के धरती से आया हूं। कहां से आया हूं? बुद्ध के धरती से आया हूं। और बुद्ध के धरती पर क्या करते हैं? क्या करते हैं? बुद्ध की अवहेलना करते हैं। एक कृत्य भी ऐसा नहीं करता है जिससे बुद्ध के शिक्षाओं को हवा मिले, बुद्ध के ज्ञान को कम से कम दिशा मिले, बुद्ध के ज्ञान को कम से कम बल मिले। तो ऐसे झूठे और मकारे लोग जो विदेश के धरती पर जाकर कहते हैं मैं बुद्ध के धरती पर आता हूं, तो वो भी चक्कर में पड़ जाते हैं। बुद्ध के धरती से हजारों मील दूर बैठे हुए लोग जब ये बात सुनते हैं कि मैं बुद्ध के धरती से आया हूं, तो वो सोच में पड़ जाते हैं कि इतने बड़े बड़े लोग बुद्ध के धरती से यहाँ आते हैं, लेकिन बुद्ध की जहाँ धरती वहां कुछ नहीं करते हैं। ये कितना पीड़ादायक बात है, बहुत पीड़ादायक बात है। मैं डंके के चोट पर यह कहता हूं कि वो झूठे लोग हैं, क्योंकि बुद्ध के विचारों को प्रसारित करने के लिए वो 1 करोड़ रुपया का या कुछ भी आयोजन नहीं करते हैं, लेकिन अंधविश्वास और पाखंड फैलाने के लिए 4-4 हजार करोड़ का कार्यक्रम करते हैं। आप सबने देखा, ये है हमारा वर्तमान भारत, ये है हमारा वर्तमान भारत। बुद्ध के जो ज्ञान है, ज्ञान स्थली है, बुद्ध के से संबंधित जितने स्थल हैं, उन सब की अवहेलना देखिए, उन सब का जो जीर्ण शीर्ण अवस्था देखिए, उसको देख के आपको लग जाएगा कि बुद्ध को लेकर के उदासीनता कितनी है। और मैं चाहता हूं कि जिन लोगों से आप उम्मीद लगा करके बैठे हैं, ये उम्मीद धाराशायी रह जाएगी। इसलिए ये जिम्मेवारी भी आपकी है कि बुद्ध को आपको अपने घरों में, अपने आंगन में, अपने चौक चौराहों पर स्थापित करना पड़ेगा, अपने दिल में बुद्ध को जगह देनी पड़ेगी। तब बुद्ध का ज्ञान हमें एक मार्ग दिखाएगा, वरना हम बुद्ध की धरती से आए हैं बोल करके सबको भ्रमित करते रह जाएंगे और बुद्ध की शिक्षाओं के समीप भी नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए ऐसे मकारों से, झूठों से, मूसा वादा करने वालों से दूर रहने की जरूरत है और भारत को समझने की जरूरत है। बुद्ध भारत को कल भी चाहिए थे, बुद्ध भारत को आज भी चाहिए, और मैं कहता हूं बुद्ध भारत को हमेशा चाहिए। बुद्ध के बिना भारत अच्छा नहीं बन सकता है, महान नहीं बन सकता है, भारत नहीं बन सकता है। डॉक्टर विजय कुमार त्रिशरण सर बैठे हैं, बताएंगे कि ये वर्षावास कहां से आया, ये वर्ष कहां से आया, ये भारत कहां से आया, और हम आज कहां से कहां चले आए। हम उनकी शिक्षाओं से विमुख होकर के कितने दिग्भ्रमित हैं। आज भारत समानता, बंधुता और न्याय जैसी महत्वपूर्ण चीजों को भी नहीं समझ पा रहा, संविधान की समझ नहीं बना पा रहा है, एक दूसरे को अपना मित्र नहीं समझ पा रहा है। अरे हम बिना दया, करुणा, मैत्री के हम भारत को भारत नहीं बना सकते, भारत को समृद्ध नहीं बना सकते हैं। इसलिए बुद्ध को समझने के लिए बुद्ध को बुद्ध के दृष्टि से देखना पड़ेगा, बुद्धिमान बन के देखना पड़ेगा। विज्ञानवादी, समतावादी, समाजवादी, अंबेडकरवादी, फूलेवादी, पेरियारवादी और ज्योतिबा फूलेवादी बन के देखना पड़ेगा। अंधविश्वासवादी, पाखंडवादी बन करके कभी भी हम न भारत की समस्या का समाधान निकाल पाएंगे, न हम सब एकजुट हो पाएंगे, न हम सब जाति का विनाश कर पाएंगे। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।